मैं सारा लिखूंगा सब सिक्वेंसली सारा, बिल्कुल है ना। देखो बेटा है, हम ऐसे समझा देंगे तो वैसे लिख लेंगे, देखिए है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इंट्रोडक्शन में। व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स का मतलब क्या है, आपका माइंस है, मिनरल से लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने कहीं से भी लिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपको पहले तो रॉ उसमें मिलेगा, रॉ फॉर्म में इंप्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होंगी। सम इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट इन इट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नीड प्यूरिफाइड टू रिमूव द इंप्योरिटीज। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आवश्यकता होती है प्यूरिफाई करने की, टू रिमूव द impurities. The common method of purifications are as follows। यानी प्यूरिफिकेशन के जो कॉमन मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला आपका है सब्लिमेशन, दूसरा क्या आपका क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा क्या आपका डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन हो गया। नंबर चौथा आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। एंड नंबर 5 आपका क्या हो गया, क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्या होगा आपका, सिक्वेंसली पढ़ेंगे सबको। इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, अगर इंपॉर्टेंट है तो आपका क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन आपके पास आता रहता है। इंपॉर्टेंट आपका क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है सबसे, अगर इंपॉर्टेंट कोई है तो क्रोमेटोग्राफी आपका है। पहला पॉइंट आपको लिखना होगा, सबसे पहले वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे। सब्लिमेशन, पहला पॉइंट आपका क्या होगा, सब्लिमेशन का। दूसरा आपका क्रिस्टलाइजेशन का। तीसरा आपका डिस्टिलेशन का। चौथा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आपका। और नंबर 5वां, ये भी पता तो सबका होना चाहिए, तो एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे तो एग्जाम्पल का पता होना चाहिए कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, किस कौन सा किससे प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका, नीतीश फटाफट उतार दो सारे पॉइंट। ये तो नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। नोट्स जो के तो मैंने इसलिए लिखे इसके नोट्स, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ऑर्गेनिक पूरा आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन है पूरा थ्योरेटिकल, हटा दो बेटा। नेक्स्ट लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखो आप सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, देखिए पॉइंट सब्लिमेशन होता है कि आपका सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स वेपर्स। द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड, ऑफ अ सॉलिड into its vapors, into its vapors आपका, into its vapors with without passing through liquid stage। वो भी सेंस नहीं ले रहे, विदाउट नहीं बेटा, विदाउट पासिंग, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, liquid without passing through liquid state is called sublimation, is called sublimation, is called sublimation। देखो क्या था, the process of conversion of a solid into its vapors without passing through liquid, यानी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा। आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो, वेपर्स में कन्वर्ट हो। यानी कोई सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो, वेपर्स में, लिक्विड में ना कन्वर्ट हो गए। ऐसा ना बैठा जो भी दिख रहा है इसमें, कोई नहीं क्या, अरे ऐसा चेहरा तो दिखना चाहिए ना तेरा अच्छे से, बोल लगा इसमें बैठा बैठा। हाँ, सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेट कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटीज। दिस मेथड, यानी सब्लिमेशन मेथड का मतलब है दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट, दिस मेथड is used to separate, to separate the sublimate compounds, sublimate compounds from non-sublimate, non-sublimate, from non-sublimate impurities, non-sublimate impurities। देखो ध्यान से क्या कहा,
सब्लिमेशन कहते किसे है, तो आपको पता ही है कि सब्लिमेशन तो एक प्रोसेस का नाम है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स वेपर्स, है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होना है सब्सटेंस को, डायरेक्ट इसमें जाना है, सॉलिड को डायरेक्ट किसमें जाना है, वेपर में जाना है इसकी। कोई एग्जांपल बताइए किसको ऐसे करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कैम्फर आपका, है ना, इन सब को आप सब्लिमेट करते हैं। और इसमें भी क्या लिखा, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द सब्लिमेट कंपाउंड, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द सब्लिमेट कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेट इम्प्योरिटीज। यानी अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड में, यानी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इम्प्योरिटीज भी, दोनों है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है प्लस आपकी इम्प्योरिटीज भी हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो किस में चला जाएगा, वेपर्स में, इसकी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो इम्प्योरिटीज है वो तो सेटल डाउन रहेंगे यहीं पर, इम्प्योरिटीज तो नहीं, यानी जो वेपर्स आपकी, जिसकी वेपर बन जाएगी उसको अलग कर लेंगे, फिर उसको कंडेंस करने के बाद फिर प्योर स्टेट में आपका सॉलिड दोबारा से फिर आपको, यानी कंडेंसेशन करेंगे, वेपर्स को आप डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, फिर किसमें, लिक्विड में, लिक्विड के बाद किसमें हो जाएगा, यानी जो वेपर्स बनी उनको अलग से इकट्ठा करेंगे और जब उनको कूल डाउन करेंगे तो वापस आपका क्या, प्योर कंपाउंड आपका मिल जाएगा, प्योर कंपाउंड आपका अलग से बन जाएगा, तो अलग से प्योर कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो सब्लिमेशन मेथड्स में कुछ नहीं याद रखना, ना कोई सब्लिमेशन मेथड का कोई, फरात, अच्छा फरातुन उसका नाम है, और मलिका तो तेरा याद है, और तेरा बेटा फेजीन, FAZ, अच्छा FAI, अच्छा फेजीन। चलो नेक्स्ट आपका है सब्लिमेशन, अगला मेथड लिखेंगे बेटा, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में आपको पता चलेगा एग्जांपल्स क्या क्या बताए अभी, फेजीन आपने एग्जांपल बताए, क्या क्या बताए, नेफ्थलीन बॉल्स, आपका नेफ्थलीन हो गया, NaPH THALENE, एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन, उसके बाद आपका एंथ्रासीन के बाद आपका कैम्फर हो गया, कैम्फर हो गया, बस ऐसे याद रखते हैं आप। तो ये आपका किसका हुआ, सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी सॉलिड को डायरेक्ट आपने वेपर्स में कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये तो पता है आप लोगों को, हाँ सब्लिमेशन कहते हैं किसको, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है, यानी कौन सी प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, तो आपको पता ही है इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं बेटा, दूसरा, दूसरा हेडिंग आपका, इससे अगला आपका कौन सा था, क्रिस्टलाइजेशन लिखते हैं, हटा दो इसे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्रिस्टलाइजेशन, नंबर सेकंड आपका क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन लिखते हैं भाई, आपका पॉइंट है CRYSTI, हाँ TALLISATION, क्रिस्टलाइजेशन, CRYSTALLISATION, सही से लिखें क्रिस्टलाइजेशन बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस, दिस मेथड, दिस मेथड is based, this method is based on the difference in the, this method is based on the difference, on the difference, on the difference in the solubilities, this method is based on the difference in the solubilities, solubilities of the compound and the impurities, solubilities of the compound, solubilities of the compound and the impurities, and the impurities in a suitable solvent, and the impurities in a suitable, in a suitable solvent,
in a suitable solvent, in a suitable solvent, the impure compound is dissolved in the impure compound, the impure compound is dissolved, is dissolved, is dissolved in dissolve, in dissolve such a solvent, is dissolved such a solvent in which, such a solvent in which it is मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इम्प्योर जो कंपाउंड है, इन विच इट इज sprangly soluble, in which sprangly soluble at room temperature, sprangly soluble at room temperature, at room temperature, but impurities are more soluble, but impurities are, but impurities are more soluble, impurities आपकी more soluble होंगी, but on increasing the temperature, but on increasing, but on increasing, on increasing the temperature, but on increasing the temperature, on increasing the temperature, the solubility of the compound in the solution increases, but on increasing the temperature, the solubility of the compound, the solubility of the compound in the solution, in the solution increases, in the solution increases, but on increasing the temperature, the solubility of the compound in the solution increases. Now on cooling the solution, now on cooling, on cooling the solution, on cooling the solution, the pure compound is separate out, the pure compound is separate out, is separate out in the form of, in the form of crystals, in the forms of crystals, which is removed by filtration, in the form of crystals which are removed by filtration. फैजी देख एक बार पढ़ के बेटा पूरा, फैजीन, फैजीन बताता, फैजीन देखो पढ़ के एक बार, क्या कहा, this method is based on the difference in the solubility of the compound and the impurities. ये बात याद रखनी है, यानी क्रिस्टलाइजेशन से जो मेथड है वो किस पर डिपेंड है, किस पर बेस्ड है. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट. किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में ऐड करा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी हैं, तो यानी जो इम्प्योरिटीज हैं वो तो आपकी सॉल्युबल है और जो आपका कंपाउंड है वो आपका लेस सॉल्युबल है. शुरू में द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिजॉल्व इन सच अ सॉल्वेंट इन विच इट इज स्प्रैंगली सॉल्युबल. स्प्रैंगली सॉल्युबल का मतलब पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल का मतलब कम सॉल्युबल होगा. एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कम आपका सॉल्युबल होगा. बट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल, बट इम्प्योरिटीज
जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपकी क्या होंगी, आर मोर सॉल्युबल। आपको यहाँ लिखना इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल। Now, on increasing the temperature, the solubility of the compound in the solution increases. देखो कब क्या पड़ती है, अगर आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक दो टाइप की प्रोसेस याद रखनी है। सॉल्युबिलिटी, अगर याद रखना कि सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस के केस में। एक्जोथर्मिक प्रोसेस के केस में क्या होगा, याद रखना, अगर आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगा, तो आपको पता है इस बात का, तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की होता है। बस ये दोनों बात याद रखना। लेकिन यहाँ जैसे आपको पहले देखा कि लेस सॉल्युबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड एट द रूम टेम्परेचर बट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल। On increase the temperature, the solubility of the compound in the solution increases. Now, on cooling the solutions, the pure compound is separate out in the form of crystals, which are removed by the filtration. जो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेंगे उसको कैसे रिमूव कर देते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा उसे रिमूव कर लेते हैं। आगे लिखते हैं बेटा पॉइंट देखो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, उतार लो इसे पॉइंट। साकिब वैसे ही बस समझना है, इसमें से क्वेश्चन से एक एग्जांपल वगैरह कुछ आ सकता है, तो ऐसे थोड़ा सा समझना है, इसमें ज्यादा इतना कुछ नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका है ना क्रिस्टलाइजेशन का, बताओ। हाँ बताओ, लिखा होगा तेरे पास है ना। हाँ अच्छा था याद तेरे। चलो खैर, अब आगे एग्जांपल बताइए फटाफट, अब किसके बताने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन के 4 टाइप्स हैं, उसमें क्वेश्चन आता रहता है, तो वो बताना है आप लोगों को डिस्टिलेशन आप। हो गया बेटा, अभी आएगा डिस्टिलेशन में आएगा, डिस्टिलेशन में अब आएगा, क्योंकि ये तो सिंपल मेथड है दोनों। कौन कौन से डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन तो कॉमन वैसे सिंपल से मेथड है। अब डायग्राम आपके आएंगे किसमें, डायग्राम आपको बनाने डिस्टिलेशन में। 4 टाइप के डिस्टिलेशन है, सिंपल है, वैक्यूम है, और इसके बाद फिर स्टीम है, रिड्यूस्ड प्रेशर है। 4 टाइप के डिस्टिलेशन है, उसके क्वेश्चन आते रहते हैं, उसी में आपको बताना। अब आपको लिखना है डिस्टिलेशन, हटा दे बेटा। बेटा 1/T बेटा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉलिडिटी टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर यानी सॉलिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस ये बात याद रखनी है, बस ये तो आपको कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्टिलेशन बेटा। डिस्टिलेशन बताओ क्या होता है, यानी डिस्टिलेशन की सिंपल सी लैंग्वेज बताओ, डिस्टिलेशन होता क्या है। जैसे हिंदी में उसको आसवन कहते हैं, आसवन हिंदी में आप लोगों को पढ़ा आसवन, तो डिस्टिलेशन आसवन को कहते हैं, जैसे हिंदी में आपका आसवन है। तो डिस्टिलेशन होता क्या है, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, लिखो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस of separating a liquid, it is a process of separating, it is a process of separating a liquid into its component, separating a liquid mixture, separating a liquid mixture into its component, into its component, into its components by heating it, by heating it. It is a process of separating a liquid mixture into its component by heating it. In the process of distillation, in the process of distillation, in the process of distillation, the liquid is heated to form a vapor. The liquid is heated
the liquid is heated to form a vapor, to form a vapor, and then the vapor is cold, and then the vapor is cold, to recover the liquid, to recover the liquid, to recover the लिक्विड आपका, यानी लिक्विड को रिकवर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, with the help of distillation, with the help of distillation, with the help of distillation, a specific component of a mixture, a specific component, a specific component of a liquid mixture, of a liquid mixture, of a liquid mixture can be extracted, can be extracted, can be extracted. There are 4 types of distillation process. There are 4 types of, there are 4 types of distillation process, 4 types of distillation process, यानी 4 टाइप्स की डिस्टिलेशन प्रोसेस है बेटा, यहाँ पे आपको देखना है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस आपकी. देखिए मलिका क्या कहा इसमें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ लिक्विड मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी कोई लिक्विड मिक्सचर है उसमें 2 और मोर लिक्विड्स मिले हुए हैं, उनको अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करना है बाय हीटिंग इट. इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन द लिक्विड इज हीटेड टू प्योर अ वेपर, to form a vapor, and then vapors is cooled to recover the liquid. With the help of distillation, a specific component of a liquid, the specific component of a liquid mixture can be extracted. There are 4 types of distillation process आपकी. distillation process 4 types की होती हैं, तो कौन कौन सी होते हैं लिखते हैं पॉइंट, उतार जाइए. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस आपकी. यहां लिखा आपने डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन. मलिका आपकी आवाज आएगी बेटा सामने से इसमें. डिस्टिलेशन आपके 4 टाइप्स के हैं. नंबर 1 आपका सिंपल डिस्टिलेशन, नंबर 2 आपका फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल. नंबर 3 आपका वैक्यूम, वैक्यूम. नंबर 4 आपका स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम. सबके नीचे डिस्टिलेशन अपने आप लिख लेंगे. स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन आपका. यानी डिस्टिलेशन आपके कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के डिस्टिलेशन हैं बेटा आपके. नंबर पहला कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन. इसका डायग्राम बनाना किसको, महिमा बनाएगी. लिखो सिंपल डिस्टिलेशन, पहला हेडिंग लिखना आपको सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन लिखते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन. फटाफट लिखो जब पॉइंट. सिंपल डिस्टिलेशन में क्या क्या आपका सिंपल डिस्टिलेशन होता है क्या आपका, लिखो पॉइंट. दिस टेक्निक इज अप्लाइड, ये जीओसी वाला चल रहा बेटा, कल हाइड्रोकार्बन शुरू होगा, आज इसका लास्ट लेक्चर है ना. दिस टेक्निक इज अप्लाइड फॉर दोज वोलेटाइल लिक्विड्स,
This technique is applied. This technique is applied for those volatile, for those volatile, 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 volatile जो है ना वाष्पशील जो होते हैं, for those volatile liquids which boil without decomposition, liquids which boil, boil, which boil with, which boil without decomposition at atmospheric pressure, at atmospheric, which boil without decomposition at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, and contains non-volatile, and contains non-volatile impurities, and contains non-volatile impurities, and contains non-volatile impurities. This process of purification, this process of purification is used, this process of purification is used if the liquids have, this process of purification is used if the liquids have greater than a, if the liquids have greater than 100 degrees Celsius difference in boiling point. This process of purification is used if the liquids have greater than 100 degrees Celsius difference in boiling point, greater than 100 degrees Celsius difference in boiling point. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स यहाँ लिखते हैं ऐसे करके, एग्जाम्पल्स आपका, एग्जाम्पल्स ऐसे लिखेंगे। पहले वाला एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एनिलीन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा 80 डिग्री सेल्सियस, एंड एनिलीन, एंड एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका 184 डिग्री सेल्सियस। देखिए रोहन क्या कहा मैंने, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एनिलीन। अच्छा जा रहा है कहीं, जाना क्या, वैसे ही जा रहा है, वैसे ही जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एनिलीन। नेक्स्ट आपका मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का बीपी लिखेंगे आप 61 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, कवचनांक, एंड एनिलीन, एंड एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा 184 डिग्री सेल्सियस। ये दो एग्जांपल है महिमा, दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखियो 100 से ज्यादा है क्या, है ना, 100 के आसपास, यानी पहले वाले में भी 100 से ज्यादा ही होगा आपका 104 का, दूसरे वाले में भी आपका 100 से ज्यादा का ही है ना। तो दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज यूज्ड इफ द लिक्विड्स हैव ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। केवल ये लाइन याद रखनी, बस ये लाइन याद रखनी है ना। तो सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम, सिंपल कोई बात, सिंपल डिस्टिलेशन डायग्राम ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन कर लो, आराम से कर लो, कोई बात, आराम से उतारिए।
डायग्राम ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन बेटा, डायग्राम ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, डायग्राम ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन यानी डायग्राम ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम। राउंड बॉटम फ्लास्क है स्मॉल, यानी ऑर्गेनिक। नीचे आपका बर्नर, बर्नर लगा हुआ बेटा, ये बर्नर आपका लगा हुआ। इधर इधर देख के साथ उतारते रहो बेटा, तो टाइम नहीं है। रोहन जी सर, साथ के साथ उतारते रहे बेटा, साथ के साथ उतारते रहे। यहाँ पर इसमें आपका थर्मामीटर लगा हुआ है ये सर जी, वो अंडा से ही नहीं बनता। हाँ बस इसे जैसा बने वैसे ही बना ले। ये कंडेंसर आपका लगा हुआ है यहाँ, ये कंडेंसर लगा हुआ है। इसमें 2 गिलास की ट्यूब होती है, एक आपकी है, एक गिलास ट्यूब ये होती है, एक अंदर होती है बेटा। यहाँ आपका जल निकलता है इसमें से बेटा, इसमें से निकलता है और यहाँ से एंट्री करता है। इनलेट आपका यहाँ है ना, जल प्रवेश द्वार आपका इनलेट ये है, इनलेट ये है, आउटलेट ये होगा आपका, आउटलेट ये है, और ये आपका कंडेंस होने का मतलब यहाँ पर आप। और यहाँ पर आपका एक अलग फ्लास्क है बेटा, अलग एक फ्लास्क लगा हुआ है, अलग से फ्लास्क लगा हुआ है ये नहीं आपका यहाँ पे छनका है। हाँ बेटा, यानी कंडेंस होगा, कंडेंसर है, कंडेंसर से आपका कंडेंस होके आएगा, संघनित्र जिसे कहते हैं, कंडेंसर आपका कंडेंसर है ये बेटा। कंडेंसर को कहते हैं संघनित्र, संघनित्र कहते हैं इसको, संघनित्र कहते हैं हिंदी में, संघनित्र कहते हैं हिंदी में, वैसे कंडेंसर है। और यहाँ पर आपका यानी जिस लिक्विड का, इसमें आपके पास 2 लिक्विड है, लिक्विड्स लिए हुए हैं आपने, लिक्विड्स A प्लस B, A का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी यहाँ कर देखिए आपके पास इसमें मैंने क्या क्या लिया, A प्लस B। अगर A बराबर तो मैंने इसमें लिया आपका बेंजीन, बेंजीन, और B बराबर क्या लिया और B बराबर मैंने लिया है एनिलीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, एनिलीन का 140 डिग्री सेल्सियस है। मैंने टेम्परेचर समझ लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना, सोएब सोएब तो नहीं, अच्छा है। मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाने देना बेटा। अरे टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे रखना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस नीचे रखूंगा और 80 से तो ऊपर ही चला गया, तो वेपराइज कौन होगी, एनिलीन। एनिलीन यहाँ से आपकी निकले, सॉरी बेंजीन, यानी बीफ आपका बेंजीन यहाँ से कौन जाएगा वेपर में, कौन कन्वर्ट होगा, बेंजीन वेपराइट होगी। और जैसे ही वेपर, बेंजीन की वेपर यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपने कोल्ड वाटर, इनलेट ऑफ वाटर ये रखा आपका, आउटलेट ऑफ वाटर ये रखा है। यहाँ से आपका वाटर एंटर करता है, यानी कोल्ड वाटर आपका ठंडा पानी एंट्री करता है, तो जो ये वेपर्स होती है क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती है, संघनित्र में कंडेंस हो जाती है, कंडेंसर में, कंडेंसर आपका संघनित्र है और कंडेंस हो जाते हैं वेपर, और कंडेंस होगी तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, लिक्विड। तो यहाँ कौन आएगा, यहाँ आपकी बेंजीन आ जाएगी, बेंजीन आपकी यहाँ आ जाएगी, और वहां उधर कौन रहेगा, बेंजीन तो आपकी यहाँ पर है, कलेक्ट कर लिया आपने। फेजीन यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा बेटा, इसमें क्या बचेगा,
इसमें एनिलीन बचेगा, क्योंकि एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 184 डिग्री सेल्सियस है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो यहीं रहेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपोरेट होगा, उसकी वेपर यहाँ बनेगी, तो वेपर बनेगी तो कंडेंसर से आपके यहाँ पे पास होंगी, और जैसे कंडेंसर से पास होंगी तो कंडेंसर में आप इनलेट यानी कोल्ड वाटर आप पास कर रहे हैं, आउट यानी हॉट, यानी फिर आपका वाटर यहाँ से निकल रहा है, इनलेट आउटलेट दोनों है। तो वाटर का काम है वेपर्स को कंडेंस करना। कंडेंसर इज द नेम ऑफ द एपरेटस होता है, संघनित्र एपरेटस को कह रहे हैं। और कंडेंस होने का मतलब संघनन होना, किसका, वेपर्स का, किसमें, द्रव में, है ना। कंडेंस होने का मतलब संघनित होना उसका। तो ये आपका है डायग्राम ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन का, केवल सिंपल डिस्टिलेशन। हाँ बेटा, ये एनिलीन है। नेक्स्ट आपका नंबर किसका होता है बेटा, बेटा आउटलेट। आउटलेट मतलब निकास निकास नली। एक होती है ग्रहाई नली, ग्रहण करता है पानी, यहां से पानी आपका इनलेट का मतलब प्रवेश करता है, प्रवेश नली। और यह है ग्रहाई नली यानी बाहर निकलना पानी, इसमें पानी एंटर करेगा, इससे पानी बाहर निकलेगा। क्योंकि जो वेपर बनती है ना इसमें, यानी एक बाहर की ट्यूब है, इसमें तो पानी रहेगा आपका, अंदर की ट्यूब में आपकी वेपर्स रहेंगी वाष्प के रूप में बेटा, वाष्प के रूप में। ये जो आपकी ये जो ये वाली ट्यूब है ना आपकी, ये वाली, ये बारीक वाली ट्यूब, इसमें तो वाष्पें जा रही हैं, और उन वाष्पों को ठंडी कौन कर रहा है, पानी। जब ठंडा पानी आप पास करें तो उनका संघनन हो रहा है, और फिर वो वाष्प किस में आपकी द्रवित हो रही है, किस में लिक्विफाई हो रही है, लिक्विड में। उनको यहाँ कलेक्ट कर लिया, तो बेंजीन किस फॉर्म में मिल रही है आपको, लिक्विड फॉर्म में मिल रही है, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में आपको यहाँ मिल रही है। और एनिलीन आपका इधर स्थाई। ठीक है, समझ गया ना। ठंडे पानी का काम क्या है, ठंडे पानी का रोल है, यानी पानी जो इनलेट और आउटलेट पानी का काम है कि वेपर्स को संघनित करना। अरे समझ गया ना, है इसका इसका मतलब है राउंड बॉटम फ्लास्क, लिक्विड नहीं है इसमें, लिक्विड है दोनों, तो इसमें लिक्विड ए प्लस बी, इसमें से एक लिक्विड, यानी वो लिक्विड की उस लिक्विड वो लिक्विड आपका वाष्पित होगा जिसका क्वथनांक कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो आपने देखा कि बेंजीन है प्लस एनिलीन है, तो बेंजीन का क्वथनांक कम है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बेंजीन वेपर में कन्वर्ट होगी, है ना। बेंजीन वेपर में कन्वर्ट होगी। जिसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, किसका ज्यादा है, एनिलीन का। एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी, वो तो यहीं बचेगी आपकी। यानी दोनों, यानी सिंपल डिस्टिलेशन उन द्रवों का, उन लिक्विड्स का किया जाता है जिन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। अब दोनों का अगर अंतर करते हैं 184 और 80 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस करते हो, तो बॉइलिंग डिफरेंस कितना हो गया, 104 डिग्री सेल्सियस, तो 100 से ज्यादा का हो गया। तो यानी केवल सिंपल डिस्टिलेशंस उन यानी सिंपल डिस्टिलेशंस के द्वारा उन लिक्विड्स को प्यूरिफाई किया जा सकता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। ठीक है, अगर वो दूसरा क्या लिया था, दूसरा क्या लिया था आपके पास अभी, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। अगर यहाँ क्लोरोफॉर्म और एनिलीन ले तो क्लोरोफॉर्म तो आपका यहाँ आ जाएगा, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो तो इस फ्लास्क के अंदर आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो यहीं पे रहेगा, राउंड बॉटम फ्लास्क में रहेगा। दोनों को सेपरेट कर लिया, यानी कौन उधर जाएगा कौन इधर जाएगा, बस इतनी सी बात समझनी थी सिंपल डिस्टिलेशन में, और कुछ नहीं समझना था ज्यादा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है दूसरा। हाँ बेटा, केल्विन में हाँ तो डिग्री सेल्सियस में आता लो, केल्विन में कन्वर्ट कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 273 ऐड कर लो कोई सा। हाँ हाँ, यदि वो थर्मामीटर लगा हुआ है, डिग्री सेल्सियस वाला लगा हुआ है। नेक्स्ट लिखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम तो यही रहेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स
This method is used to separate. This method is used. This method is used to separate the liquids. बस अब इधर देखो पॉइंट बेटा फटाफट. To separate the liquids which have a small difference in boiling point. Which have a small difference in boiling point. मलाइका देखो ध्यान से सुनो क्या काम है. सुनो ध्यान से, इधर देखो क्या लिखा है. Fractional distillation. This method is used to separate the liquids which have a small difference in boiling point. Simple distillation है ना, क्या लिखा था वो मेथड, यानी simple distillation method is used to separate that liquids which have a 100 degree Celsius difference in the boiling point, है ना. करेक्ट है ना, 100 degree Celsius difference in boiling point. यहाँ क्या है, small difference in the boiling point. आपके डायग्राम सेम रहेगा, बस यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं इसमें. साकिब जी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं, बाकी सेम रहेगा. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कौन था? तो तुषार क्या करने आता, कुछ वैसे देखने आता. अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो ये ग्लास यानी कांच के बीड यहाँ लगा देंगे आप. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सेम लिखो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिखना बस केवल यहाँ पर. हाँ ले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, बस केवल इतनी सी बात है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स लगाना यहाँ पर, ये सब आपको बाकी जो का त्यों रखना है पॉइंट. एग्जाम्पल भी सेम ही रहेंगे. एग्जाम्पल अलग लिखूंगा बेटा, एग्जाम्पल सेम नहीं रहेंगे. एक बार समझा दे. हाँ एक बार मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपके अलग रहेंगे बेटा. एग्जाम्पल तो सेम नहीं रहेंगे ना, यानी वो एग्जाम्पल रहेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा. जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा वो एग्जाम्पल रहेंगे. अब यहाँ पे तो क्या कहा, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द लिक्विड्स व्हिच हैव अ स्मॉल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट. रोहन केवल इतनी सी लाइन याद रखनी है, ये सिंपल डिस्टिलेशन नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं. डायग्राम इसी में नहीं, अगला बना के उसमें ऐड कर दो फटाफट, अलग से बनाओ. यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दो बस यहाँ पे. ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनना बस आपका, यानी ये कॉलम्स आपका क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बन जाएगा. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में आपके ग्लास बीड लगा देते हैं बस यहाँ पर. ये यहाँ पर आपका जो का तो कनेक्ट किया, ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स ऐसे हो जाता है बस. ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स आपका बना महिमा. देखिए क्या होता है, अगर यहाँ से दो लिक्विड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस का है. सुनो बेटा देख मैं क्या कह रहा हूँ. मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड हैं ए एंड बी. ए का बॉइलिंग पॉइंट तो हो गया आपका 80 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका 90 डिग्री सेल्सियस. दो लिक्विड है आपके पास ए एंड बी. ध्यान से सुनो रोहन, दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी. यहाँ पे लिए राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने दो लिक्विड्स ए एंड बी. ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है. तो मुझे ये बताओ कि यहाँ कौन आएगा यहाँ से ऊपर, यानी यहाँ तक आने के लिए पहले ऊपर कौन रहेगा, ये बताओ फटाफट. यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट महिमा 80 डिग्री सेल्सियस है, जिसका कम है वो तो होगा ऊपर, और जिसका ज्यादा है वो होगा नीचे. तो यहाँ पर जब चलता है ना, यानी बी जब यहाँ पे चलता है बी, तो बी आधे रास्ते से फिर वापस आ जाता है, कंडेंस हो जाता है फिर यहीं पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में. और यहाँ पर केवल ऊपर तक कौन पहुंच पाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का सिर्फ यही काम है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो आधे रास्ते तक पहुंचता है इन फ्रैक्शनेटिंग में, और फिर वापस नीचे ही लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. लेकिन बस केवल कंडेंसर में कौन पहुंच पाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. रोहन, कंडेंसर में केवल वो पहुंचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा पहुंच, यानी ज्यादा मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जाएगा तो वो भी यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा तो वो भी, बट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से वो वापस आ जाएगा. वो
अगर और डिफरेंस कम हो यानी ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आपका 10 नहीं, इतना तो फिर तो ज्यादा फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बहुत लंबा लगाना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लंबा करना पड़ेगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का मतलब यही है कि यहाँ तक आपका जो ऊपर लगा हुआ है ना कंडेंसर, उस कंडेंसर में केवल एंटर करे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर उसमें एंटर कर जाओ जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो सेपरेशन नहीं होगा ना, प्यूरिफिकेशन नहीं होने का। अगर 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस भी है तो डिफरेंस अंतर तो रहेगा, फिर देखो अंतर तो रहेगा, अंतर रहेगा तो बस ये समझना कि ठीक है जी, हम समझ गए इस बात को कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो तो ऊपर रहेगा, जिसका ज्यादा है वो नीचे रहेगा। तो यहाँ जब पहुंचता है ना इसमें ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब पहुंचता है तो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड आधे रास्ते तक या थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचता है, फिर वापस ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वापस। ठीक है, तो केवल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इतनी सी बात आपको लिखनी थी। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा। फैजीन समझ गए ना बात, केवल इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वर्क क्या है ये बात आपको पता आ चुकी है उसके। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। हाँ, केवल यही है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल ऐसे लिखा करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल हैं। पहला जो एग्जाम्पल आपका डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, कोल tar एंड क्रूड ऑयल। डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कोमा कोल tar एंड आपका क्रूड ऑयल, कोल tar एंड क्रूड ऑयल आपका, ये आपका एग्जाम्पल है। डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम कोमा कोल tar एंड क्रूड ऑयल में जो कच्चा आपका, इसमें से पेट्रोल को हाई ग्रेड पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, उसको क्रूड ऑयल। नेक्स्ट आपका है मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। मिथेनॉल एक एग्जांपल ये याद रखना है, मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है। मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। एंड प्रोपेनॉन आपका, प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 57 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना सा डिफरेंस है, 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हुआ केवल। ठीक है, तो मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉन को अगर सेपरेट किया जाएगा किससे किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया था मैं लिखा अभी, 80 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ बेटा, ताकि वहां पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम में बोल सकता हूँ सब, PETROLEUM, पेट्रोलियम 80 डिग्री सेल्सियस। एंड टोलुइन की बात हो रही है, टोलुइन, टोलुइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 110 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा। बेंजीन एंड टोलुइन आपका, बेंजीन एंड डिस्टिलेशंस ऑफ पेट्रोलियम कोमा कोल tar, COALTAR, कोल tar एंड क्रूड, CRUIDE, क्रूड ऑयल। ये तीनों एग्जांपल याद रख लेंगे बस। इनको किससे किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई किया जाता है। एग्जांपल्स आपके, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, कोल tar एंड क्रूड ऑयल, डिस्टिलेशन ऑफ मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन आपका। नेक्स्ट लिखो फटाफट बेटा, 1 मिनट से। चारकोल, कोई कोल तार कहते हैं, चारकोल कोई जो सड़कों पे यूज किया जाता है रोड पे, पर जो डालते हैं जब पढ़ते हो सर तार, हिंदी में चारकोल कहते हैं, वैसे वो कोल तार ही होता है।
पोल तार हटा दो। चलो लिखो फटाफट आगे। वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम, महिमा फटाफट लिखती तो वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, इट इज अ प्रोसेस of distillation, process of distillation, it is a process of distillations in which it is the process of distillations in which the pressure above the liquid, in which the pressure above the liquid, above the liquid mixture, the pressure above the liquid mixture, above the liquid mixture on साथ ही साथ हो रहा बेटा, above the liquid mixture, above the liquid mixture to be distilled, above the liquid mixture to be distilled, to be distilled is reduced, to be distilled is reduced। देखिए फैजिन क्या बात लिखी मैंने, it is a process of distillation in which the pressure above the liquid, the pressure above the liquid mixture to be distilled is reduced, यानी प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। hence it is also known as, hence it is also नॉन एज डिस्टिल्ड, यानी जिसको आश्वित किया जाएगा, आश्वन डिस्टिलेशन होता है, आश्वित डिस्टिल्ड कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज reduced pressure distillation, it is also known as reduced pressure distillation, reduced pressure distillation। रोहन इधर देख, तो आज दिख रहा है इसमें, इधर सामने उतारता रहे फटाफट, तू इधर देखता रहे मेरी साइड। It is a process of distillation in which the pressure above the liquid mixture to be distilled is reduced. Hence, it is also known as reduced pressure distillation. Hence, it is also known as, hence it is also known as reduced pressure distillation। इसी का नाम है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का ही नाम है reduced pressure distillation। This technique is used, this technique, this technique is used, this technique is used, is used for those compounds, for those compounds which have very high boiling point, which have very high, which have very high boiling point, very high boiling point। For example, this technique is used, this technique, beta distilled is reduced, hence it is also known as reduced pressure distillation। This technique, PECHNIQUE, this technique is used for those compounds, beta, for those compounds which have very high boiling point, very high boiling point,
फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 290 डिग्री सेल्सियस। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड can be separated from spent lye spent spent lye lye spent lye in the soap industry in the soap soap industry sabun industry by this method फटाफट लिखते हैं बेटा। इस मेथड्स के द्वारा आपको पता चलेगा किसको कहाँ क्या करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन का यानी प्यूरिफिकेशन इन कंपाउंड का किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। जैसा मैंने लिखवा भी, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल GLYCEROL। हाँ ये ग्लिसरॉल है ना। हाँ GLYCEROL। मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा खींच के थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, फटाफट लिखना है ना। स्पेंट लाई SPENT स्पेंट लाई spent lye in the soap industry by this method। महिमा लिख लिया। बस क्या बात याद रखनी है, यानी इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जिसको डिस्टिल्ड किया जाता है उस पर प्रेशर घटा देते हैं, हम उस पर प्रेशर है ना रिड्यूस कर देते हैं। Hence it is also known as the reduced pressure distillation। This technique is used for those compounds which have very high boiling point, जिनका boiling point बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट डिस्टिलेशन का लास्ट पॉइंट है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डायग्राम इसका उसी टाइप से है, बस थोड़ा सा अलग है, एनसीईआरटी में देखना है। डिस्टिलेशन है बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आप कह देंगे स्टीम डिस्टिलेशन। दिस टेक्निक is used to separate those compounds which are steam volatile and are immiscible and are immiscible 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 in water immiscible in water डायग्राम आपको देखना है, डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी से बेटा। एग्जाम्पल्स देखो फटाफट इसके एग्जाम्पल। स्टीम वोलेटाइल which are steam volatile and are immiscible in water। immiscible का मतलब insoluble in water, insoluble in water आपका जियो वोलेटाइल है ना। हाँ एग्जाम्पल्स आपके तीन एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल ऐसे लिखा करते हैं, 3 एरो निकालो। सर लिसन टू मी, एनसीईआरटी क्यों लिखा है आप? एनसीईआरटी से डायग्राम बनाना है। एनिलीन वाटर आपका लिसन टू मी क्या है मेरे नहीं ध्यान है। एनिलीन वाटर अच्छा लगता है बोलता हुआ ऐसे। एनिलीन वाटर नाइट्रोबेंजीन
नाइट्रोबेंजीन, ये एग्जाम्पल आपके वो लिखे हैं जो कभी ना कभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछा जाता है इस टॉपिक में से ज्यादातर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड वाटर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड वाटर। केवल 10 मिनट का टॉपिक रहेगा, उसके बाद छुट्टी करो। 10 मिनट का एक टॉपिक और रहेगा, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आपका, केवल 10 मिनट बस। ओके, अगला टॉपिक है एक छोटा सा 10 मिनट्स, फिर हम हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे, क्रोमेटोग्राफी आपको सेंड कर देंगे। क्वेजीन ये सारे के सारे नोट्स में ग्रुप में डाल दूंगा आपके, और वहीं पे सारी लैंग्वेज एक बार देखेंगे अच्छे से, सारी लैंग्वेज यानी जितने भी नोट्स हैं आज वाले, ये जो थ्योरेटिकल हैं सारे, मलिका सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है ये, नोट्स इसीलिए लाया था, सारे मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों के साथ। आपने तो परसों भी कहा था, परसों क्या कहा था, ग्रुप में डाल दूंगा। कौन से वाले? वो तो तुम्हें लिए थे तो फोटो खींचने के आप लोगों ने, शॉर्ट एनालिसिस को बाद में कराना, उस लेसन को जब डाल देंगे, इसीलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि वो लेसन बेटा लास्ट में है, वो लेसन लास्ट में, इसलिए उसको लास्ट में डालेंगे। आज का नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो, डिफरेंशियल डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आपका। सर जी आज के लिए तो नहीं करवा, बस ये लास्ट है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन केवल 5 मिनट का है। डिफरेंशियल डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बस केवल और केवल आपका 5 मिनट का पॉइंट है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of an organic compound, the process of separation of an organic compound, the process of separation of an organic compound from its aqueous solution, from its aqueous solution by shaking by shaking it with a suitable organic solvent, by shaking it with a suitable organic solvent, with a suitable organic solvent, with a suitable listen to me organic solvent, organic solvent, the solvent should be emission, the solvent, the solvent should be, the solvent should be immiscible, 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 वो मास्टर की तो शर्म कर लो, the solvent should be, तुम दिख रहे हो सबको जो कुछ कर रहे हो तुम, with water, the solvent should be immiscible with water, with water, and the organic compound, and the organic compound, and the organic compound to be separated, to be separated, and organic compound to be separated should be, to be separated should be, should be highly soluble, should be highly, हाँ है,
should be highly soluble in it, should be highly soluble in it. लिखो फटाफट, बस एक डायग्राम बना लो इसके बाद, और कुछ डायग्राम बनाओ फिर उसके बाद छुट्टी है। चार बच्चे डायग्राम बनाओ इसका साथ के साथ में क्रोमेटोग्राफी से नहीं, कल मतलब नोट्स भेजूंगा उसके, कुछ नहीं हो तो सिंपल फोटो स्टेट निकलवा लेंगे। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले कौन कौन से हैं? फैजीन, आप यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से? और स्कूल कौन सा था? वही साथ दिया था। अच्छा नहीं है गुरु जी, कैसे ट्रिप ज्वाइन की? अच्छा, शुड बी हाईली सॉल्युबल इन इट। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा फटाफट देखो डायग्राम, देखो इसका डायग्राम, डायग्राम उतार लिया क्या? उतार दिया ना? उतार लिया तो इसका डायग्राम बनाओ फटाफट। अच्छा रोहन, डायग्राम फटाफट बना। ये आपका डायग्राम है। यहाँ पर आपका एक ये ऐसा पता नहीं कैसे साल से ये पता नहीं उल्टा पुल्टा खावे सुबह सुबह है। पता नहीं क्या खा गया था सुबह सुबह ये। मैं तो ओट्स खा गया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर, सॉल्वेंट लेयर, सॉल्वेंट लेयर, सॉल्वेंट लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ लिख रहा हूं मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन इट, सॉल्युबल इन इट। हाँ बेटा, यहाँ लिखा आपने सेकिंग, SHAKING, सेकिंग। तो मैं पाया खिलाऊंगा मैं कभी। बनाओ फटाफट बनाओ बेटा। नीचे आपका H2O है, यहाँ पर आपका H2O है, और जो ऊपर वाला पॉइंट आपका बना H2O के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आपका है ये, फटाफट उतार दोनों डायग्राम। When an organic compound, when an organic compound, साकिब एक लाइन है केवल, नीचे फटाफट लिख रहा is present in an aqueous solution, when an organic compound is present in an aqueous solution, in an aqueous solution, it is separated by, it is separated, it is separated, it is separated by मटका भी बनाएगा shaking, by, हाँ दोनों भाई, by shaking it with, by shaking it with an
organic solvent with an organic गुरु जी हाँ जी ये क्या है with an organic when an organic compound is present in an aqueous solution comma it is separated by shaking it with an organic solvent in which organic solvent in which it is more soluble in which it is more soluble आपका than in water आपका than in water यहाँ तक उतारा फटाफट करें बेटा से जी हो गया हो गया देखो